चलिए, आपका स्वागत है पॉलिसी कवरेज, स्पेशल पॉलिसी कवरेज 18 स्वदेश पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। बाजार के जाने माने चेहरे, इंडस्ट्री के बड़े दिग्गज और बेस्ट इकोनॉमिस्ट जो हम आपके साथ ले आए। हमारे साथ इस समय नीलेश शाह जी जुड़ रहे हैं। थोड़ी देर में शलभ सक्सेना, स्पंदना स्फूर्ति के एमडी भी जुड़ेंगे और बेस्ट इकोनॉमिस्ट भी जुड़ते रहेंगे। लेकिन हम नीलेश भाई से अपनी बातचीत शुरू करते हैं। नीलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। टेक्निकल इशू, डिस्कनेक्ट हो गए। शलभ है हमारे साथ। चलिए शलभ जी से बातचीत शुरू करते हैं। शानदार रिजल्ट्स शलभ जी कंपनी के अभी आ ही रहे हैं, तो वो देख रहे हैं कि इकोनॉमी का हाल एटलीस्ट ऑन ग्राउंड कैसा है। शलभ जी, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बात करने के लिए, इस पैनल में शामिल होने के लिए। ये बताइए कि रेट्स को लेके एक पॉज की उम्मीद है बाजार को, इंडस्ट्री को। ये अगर हम देखें, अगर हम कॉमन लोगों से बात करें, इकोनॉमिस्ट से बात करें, जनरली ये व्यू आया कि शायद हमारा एक बड़ा पॉज आएगा। गरिमा भी हमारे साथ जुड़ेंगी जल्दी ही, इकोनॉमिस्ट हैं वो, इलारा कैपिटल में। शलभ जी, आप ये बताइए कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे आपका क्या व्यू है? आपको लगता है इंडिया में कॉस्ट ऑफ कैपिटल पीक आउट हो गई है, यहाँ से या तो बनी रहेंगी या फिर थोड़े समय के बाद घटना शुरू हो जाएंगी? Good morning, Ajay ji, and very rightly put. I think if I have to stick my neck out and take a position, मेरे ख्याल से एटलीस्ट अगले 1-2 क्वार्टर तक तो मैक्स आउट हो गए हैं। अगर किसी डायरेक्शन में मूव हुई तो शायद थोड़ा बहुत या तो सेम रहनी चाहिए, या इफ इट हैज टू मूव इट शुड स्लाइटली टेपर डाउन, इज माय व्यू। देयर इज नो रीजन एट दिस पॉइंट इन टाइम कि हम या बढ़ाएं या घटाएं। पिछले टाइम पॉज किया था एटलीस्ट इकोनॉमी को, फॉर द साइज ऑफ द कंट्री एंड द इकोनॉमी साइज आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी प्रोवाइड स्टेबिलिटी, एंड दैट इज द रीजन व्हाट द पोजीशन दैट आई वुड वांट टू टेक इज कि बहुत तक अगर पॉज रहा तो ठीक रहेगा। और जहां तक आपका जो सवाल है, स्टेबिलिटी रहने की आशंका है, स्टेबिलिटी रहे तो अच्छा है। पीक आउट हो गया है इज माय गेस। ऑलराइट गरिमा, इकोनॉमिस्ट के तौर पे आप ग्रोथ पे और इन्फ्लेशन पे दो कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहेंगी जो बाजार भी सुनना चाहेगा आज पॉलिसी के बाद जो कमेंट्री आएगी गवर्नर साहब की उससे? देखिए, जहाँ तक इन्फ्लेशन का सवाल है तो पहले क्वार्टर का इन्फ्लेशन आरबीआई के एस्टिमेट से भी नीचे आने वाला है। आरबीआई 5.1 पर है, अंडर शूटिंग 20 to 30 बेसिस पॉइंट से ज्यादा पॉसिबल है, जिसके कारण पूरे साल का इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन आरबीआई का 5.2 है, वो एक्चुअल इन्फ्लेशन कैन कम डाउन। लेकिन मुझे लगता है कि आरबीआई ऑल दो डाउन साइड रिस्क को प्रोनाउंस करेंगे, मुझको नहीं पता कि इतनी जल्दी अगर वो बहुत कॉन्फिडेंटली कहना चाहेंगे कि इन्फ्लेशन रिस्क आउट ऑफ द विंडो, लार्जली बिकॉज एल नीनो है इस टायर पिक्चर में, और वो एल नीनो का इम्पैक्ट आपको थर्ड क्वार्टर पर ही ज्यादा पता चलेगा। तो ऑल्दो आप कह सकते हैं कि देयर इज अ डाउनसाइड रिस्क, मेरे ख्याल से इमीडिएट करेक्शन और इमीडिएट डाउनसाइड रिविजन ऑन इन्फ्लेशन लेकिन अनलाइकली है इस पॉलिसी में। सेकेंडली, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, आरबीआई के जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस है वो ऑलरेडी स्ट्रीट के बहुत लोगों से ऑलरेडी ऊपर है, 6.5%। लेटेस्ट जो क्वार्टर 4 का जीडीपी प्रिंट आया था उसके बाद काफी लोगों ने अपना जीडीपी एस्टिमेट रिवाइज किया है, और आरबीआई का एस्टिमेट अभी भी मैं कहूंगी सब लोगों के एस्टिमेट से थोड़ा ऑन अपसाइड ही है। तो मुझे ग्रोथ पर इतना ज्यादा रिविजन भी नहीं लगता। क्वाइट पॉसिबल है कि ग्रोथ को क्वालिटेटिव कमेंट्स वो बहुत कॉन्फिडेंटली दे कि इन टर्म्स ऑफ रूरल या फिर इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये क्वालिटेटिव कमेंट्स से प्रोबेबली दे माइट बी एबल टू स्ट्रेंथन देयर आर्गुमेंट फॉर 6.5% ग्रोथ। पर मुझे लगता है बोथ ऑन इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ इमीडिएट रिविजन नहीं आएंगे, अगर आए तो भी तो इन्फ्लेशन पे ज्यादा पॉसिबल है, ग्रोथ पे नहीं। ठीक है, तो अगर आप कह रहे हैं कि दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो इन्फ्लेशन और दूसरा ग्रोथ को लेकर मिस्टर गवर्नर क्या बात कर रखते हैं अपनी, एक और पॉइंट है, क्या क्रूड को लेकर जो बात बोलेंगे उसकी कुछ इंपॉर्टेंस होगी या फिर वो बोलेंगे भी या नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्रूड तो बहुत ही शांत है? गरिमा, देखिए, क्रूड ऑयल को लेकर एक इम्पैक्ट है जो हम ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस का देखते हैं या इंडियन क्रूड ऑयल बास्केट का देखते हैं, लेकिन पंप प्राइसेस में उसका इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। ओके, तो बेसिकली पास थ्रू अभी तक हुआ नहीं है। अभी भी जो आरबीआई ने एस्टिमेट किया है मोर और लेस उसके आसपास है इन टर्म्स ऑफ क्रूड। मुझे लगता है आरबीआई अनदर क्वार्टर बिग दुख सकता है टू बेसिकली मेक अ प्रोनाउंसमेंट, बट जो भी ग्लोबल इंडिकेटर्स दिख रहे हैं हमको, पर्टिकुलरली चाइना से जो आ रहे हैं, उससे क्लियर हो रहा है कि डिफ्लेशनरी इंपल्सेस बहुत वीक हो रहे हैं ग्लोबली, एंड दैट प्रोबेबली टेल्स यू कि जो भी एक्सेसिव वरी था
पर्टिकुलरली क्रूड या अदर ग्लोबल कमोडिटीज को लेकर एटलीस्ट अंटिल अ क्वार्टर अगो वो सारे वरीज धीरे डिसिपेट हो रहे हैं, which should be positive for inflation outlook. Yes, outlook in terms of जो उनका जो benchmark estimate है जो वो assume करते हैं in terms of running their own inflation estimates, वो हमको अभी नहीं पता चलेगा. वो by yearly release करते हैं inflation report में, monetary policy report में, sorry, तभी पता चलेगा. But it's quite possible they can sound quite positive on the deflationary impulses in the global economy. ओके ठीक है, अब हम सीधा ग्राउंड चेक भी एक बार ले लेते हैं, क्योंकि मेरे सहयोगी अब अंकुर भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं सीधा आरबीआई ऑफिस के बाहर से ही, और उनसे ज़रा पता करते हैं कि वहाँ पे जो सुगबुगाहट है वो इस समय क्या कह रही है. अंकुर ज़रा बताएंगे इस समय, हालांकि ये तो मार्केट भी थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा है कि दरों में कोई तरह का बदलाव नहीं आएगा, इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल. जो वाइड एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि इस बार दरों पे फिर से कोई बदलाव ना हो, क्योंकि आरबीआई गवर्नर ने लेकिन हालांकि पिछली बार बिल्कुल साफ किया था कि इट्स ए पॉज नॉट ए पिवट. तो इस जो प्रक्रिया है वो उसी स्टांस के हिसाब से आरबीआई गवर्नर जाते हैं या फिर कोई सरप्राइज छुपा हुआ है, ये देखने वाली बात होगी. साथ ही साथ हम जो स्टांस ऑफ आरबीआई है उस पे कई तरीके के सवाल न सिर्फ आउटसाइड एमपीसी पूछे गए हैं बल्कि इनसाइड एमपीसी भी. अगर आप डिटेल्स की बात करें तो वहां पर प्रोफेसर जयंत वर्मा ने बार बार विरोध किया है कि जो विड्रॉल ऑफ स्टांस है वो क्लियर नहीं है और ये आरबीआई जिस तरीके से मैसेज देना चाहता है उस तरीके का मैसेज नहीं जा पा रहा है. साथ ही साथ एक्सपेक्टेशन जरूर यही है कि 6.5% एक टर्मिनल रेट माना जा रहा है, मतलब यहां से अब कोई रेट हाइक की एक्सपेक्टेशन नहीं है. इनफैक्ट इकोनॉमिस्ट यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Q4 यानी कि साल के अंत तक शायद रेट कट की भी संभावना है. तो इस तरीके के कयास जरूर लगाए जा रहे हैं, लेकिन नजर जो हमारी रहेगी वो यही रहेगी कि आरबीआई की लिक्विडिटी पे क्या कमेंट्री रहती है, क्योंकि वहां से फिर बॉन्ड यील्ड का मूवमेंट बिल्कुल रहेगा. और साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों के लिए, एनबीएफसी के लिए जो एमपीसी के अलावा जो घोषणाएं क्या तैयार रखी होंगी इस पर भी नजर रहेगी. एब्सोल्युटली अंकुर, नजर रहेगी इस बात पर. जीडी पर क्या व्यू रहता है, पीएमआई और मैन्युफैक्चरिंग पर क्या व्यू रहते हैं, क्योंकि हर बार गवर्नर साहब पॉलिसी में हाइक और बदलाव के बजाय के साथ साथ जो अपना स्टांस की बात करते हैं, ग्रोथ पर कमेंट्री देते हैं, उसको बाजार बहुत क्लोजली वॉच करता है. शुक्रिया अंकुर, आप लगातार हमारे साथ बने रहे. हमारे साथ शलभ सक्सेना भी हैं, उनसे भी बात करते हैं. और शलभ हमारे साथ स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल से के एमडी एंड सीईओ है. शलभ, मॉर्निंग का, क्योंकि ऑफकोर्स इस वक्त बात ये की जा रही है कि शायद ये एक पॉज हो सकता है. ये बात बिल्कुल सही है कि बैंक्स की जो क्रेडिट ग्रोथ है वो बहुत स्ट्रांग है. बैंक्स हो, एनबीएफसीज के लिए ये पॉलिसी बहुत की होगी वॉच करने वाली, क्योंकि ऑफकोर्स जो एक ग्रोथ पूरे लेंडिंग इकोसिस्टम में दिख रही है वो काफी स्ट्रांग है. आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होंगी? के पॉज एंड अ पॉजिटिव डायरेक्शन, अगर आप मैक्रोस देखें तो लॉट ऑफ इट इज डिपेंडेंट ऑन द मॉनसून. मगर एक तरीके से उसको अभी एक सेकंड के लिए, इफ यू कैन पार्क दैट फॉर फर्दर डिस्कशन, आप ग्रोथ नंबर्स देखिए, आप रूरल इकोनॉमी के ग्रोथ नंबर्स देखिए, आप इन्फ्लेशन देखिए, बोथ कोर एंड फूड इन्फ्लेशन, सारे जो डायरेक्शनली जो नंबर्स कहते हैं वो पॉजिटिव ही हैं. सो इस अब से लेके अगले 2 क्वार्टर तक अगर स्टेबिलिटी मेंटेन रही फॉर द इकोनॉमी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड द क्रेडिट ऑफ टेक इज वेरी गुड, द क्वालिटी ऑफ द पोर्टफोलियो हैज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड within about in a very short about 4 to 6 quarters of the last that we have seen. So बहुत अच्छे चांस हैं कि हम स्टेबलाइज करके रखें सब कुछ. इसको वो कहते हैं कि you should disturb a good momentum that has been created. तो अगर वो रहता है तो that is the reason why there is an optimism that we are going to have a status quo. तो कहीं पे मुझे नहीं दिखाई देता कि कोई रीजन है, बट देन देयर कैन ऑलवेज बी अ पॉइंट ऑफ व्यू. बट अभी फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि अगर स्टेबिलिटी रहे तो अच्छा रहेगा, स्टेटस को मेंटेन रहेगा तो अच्छा ही रहेगा, बिकॉज ओवरऑल द इकोनॉमी इज शोइंग वेरी गुड साइंस. जैसे हमने आपको प्रॉमिस किया था, हमारे साथ नीलेश शाह जुड़ रहे हैं, कोटक एमसी के एमडी एंड सीईओ. नीलेश भाई, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बात करने के लिए. आपका इंतजार कर रहे थे हम. अगर हम बात करें आज की पॉलिसी का, तो लार्जली उम्मीद एक पॉज की है, पॉज कंटिन्यू होने की. तो हम उसके बियॉन्ड की बात करते हैं. बाजार ग्रोथ और इन्फ्लेशन या महंगाई के बारे में
कौन सी बातों पे ध्यान देगा आपके हिसाब से, क्योंकि बाजार गोइंग इनटू दिस पॉलिसी बहुत मजबूत है, बॉन्ड यील्ड्स भी काम डाउन है और भारत में ग्रोथ भी ठीक ठाक है, तो आपके हिसाब से बाजार के नजरिए से दो कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए ग्रोथ और इन्फ्लेशन पे उनकी कमेंट्री से? भाई अगर आज की तारीख में देखें तो आरबीआई का जो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है उससे बाजार का अनुमान थोड़ा कम है, और जो आरबीआई ने इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन किया है उससे भी बाजार का अनुमान थोड़ा कम है। तो मेरे हिसाब से बाजार ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों चीजों पे नजर रखेगा। क्या आरबीआई अपने ग्रोथ के अनुमान को आफ्टर ब्लॉकबस्टर फोर्थ क्वार्टर FY23 नंबर बरकरार रखता है या मार्केट के ग्रोथ लेवल के साथ थोड़ा उसे नीचे रिवाइज करता है। और दूसरी चीज महंगाई के ऊपर है, इस साल क्या आरबीआई सेम 5.2% महंगाई का अनुमान जारी रखेगा या कम करेगा? तो मेरे हिसाब से बाजार आरबीआई की ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों नंबर्स के ऊपर काफी ध्यान देगा, और किस तरह से आरबीआई इन चीजों को बैलेंस करती है उसके ऊपर बाजार की आने वाली मूव डिपेंडेंट रहेगी। तो मैं आता हूं अभी, लेकिन मैं इन्फ्लेशन वाले मैटर को थोड़ा सा और आपसे बात करना चाहूंगा। नरेश भाई, कितनी प्रोबेबिलिटी, कितने चांसेस आप इस बात को असाइन करेंगे कि गवर्नर साहब आज अपनी इन्फ्लेशन एस्टिमेट को भी कम करें, जो आपने कहा बहुत इंपॉर्टेंटली बाजार देख रहा है, क्योंकि उनकी इन्फ्लेशन एस्टिमेट बाजार की इन्फ्लेशन एस्टिमेट से ऊपर चल रही है अभी, तो लगता है आपको कम की जा सकती है? अजय भाई, गैप उतना ज्यादा नहीं है कि मेरे हिसाब से वो 5.2% इन्फ्लेशन नंबर को रिवाइज करेंगे। दूसरा, एल नीनो डेवलप हो रहा है, उसकी क्या इम्पैक्ट बारिश के ऊपर गिरेगी ये भी इस वक्त कहना मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि आरबीआई इस अनुमान को 5.2% को बरकरार रखेगा, और बारिश की सीजन के बाद उसमें अगर कोई एडजस्टमेंट करना जरूरी होगा तो ऊपर या नीचे का एडजस्टमेंट करेंगे। दूसरी एक चीज अजय भाई, आज सुबह ही न्यूज़पेपर में पढ़ी कि सरकार शायद एनर्जी प्राइसेस कम करने की सोच रहा है। अगर वैसा कुछ हो जाता है तो ऑब्वियसली ये नंबर्स थोड़े और नीचे आ सकते हैं। एक आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं कि एनर्जी प्राइसेस को कम किया जा सकता है, क्योंकि आज हमारे रिपोर्टर भी हमको यही जानकारी, जैसे प्रकाश प्रियदर्शी, अगर ऐसा होता है तो इन्फ्लेशन तो नो डाउट उस पर काफ़ी रिलीफ आएगा। अभी बारिश की बात हो रही थी, मानसून की बात हो रही थी गरिमा, तो इससे पहले जितने भी अनुमान आए सभी कह रहे थे कि इस बार मानसून थोड़ा सा फीका रह सकता है, हाँ, और लेकिन उससे प्री मानसून जो बारिश हुई है वो काफ़ी अच्छी हुई है इस बार। तो कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट आपको लगता है मानसून का कैलकुलेट होगा? देखिए, रिसेंट इयर्स में मॉनसून का कोरिलेशन विद एग्रीकल्चर आउटपुट और फूड इन्फ्लेशन बहुत वीक होता जा रहा है कंपेयर टू लास्ट 10 इयर्स के कैलकुलेशन में हम देखें तो। जनरली अगर हम देखें, अगर एल नीनो का ऑनसेट अगस्त एंड में रहेगा तो द की सोइंग मंथ्स ऑफ जुलाई एंड अर्ली अगस्त आर टेकन केयर ऑफ। अगर अगस्त एंड के बाद आपको इम्पैक्ट बहुत सीवियर होता हुआ दिख रहा है तो सितंबर का मॉर रेन्स काफी इम्पैक्ट हो सकता है। पर देखिए कि पिछले साल भी एल नीनो नहीं था, ला नीना था, लेकिन उसके बावजूद आपको ईस्ट ऑफ यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल में सीवियर डेफिसिट था वेल अंटिल एंड ऑफ अगस्त। तो इसका कोई स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं है कि एल नीनो रहेगा तो ही सीवियर डेफिसिट आता है। जनरली मोस्ट एल नीनो ईयर्स आर ड्राउट ईयर्स, बट ऑल ड्राउट ईयर्स आर नॉट एल नीनो ईयर्स। तो मेरे ख्याल से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा हमको इंटरटेम्पोरल और स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन पर। ऑल्सो मुझे लगता है इंडियन एग्रीकल्चर और फार्मर्स इस बात को ध्यान रखते हुए आजकल बहुत ज्यादा अडॉप्ट हो गए हैं टू वेगरीज ऑफ क्लाइमेट। फॉर इंस्टेंस, पिछले साल despite east of India and east of UP not getting significant rains, हमने देखा कि the late short duration crop plant की गई, या फिर पैडी से हट के अदर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स लाइक हॉर्टिकल्चर अदरवाइज प्लान किए गए। तो मेरे ख्याल से अभी इंडियन एग्रीकल्चर की एडेप्टेबिलिटी टू द वेगरीज ऑफ क्लाइमेट रिस्क, नॉट जस्ट मॉनसून, थोड़ी बेटर होती जा रही है।
ऑल्सो IMD का प्रोजेक्शन है कि नॉर्थ वेस्ट में जो रेन रहेगी वो 92% ऑफ LPA रहेगी एंड नॉर्थ वेस्ट इज अ ग्रेनरी ऑफ इंडिया, तो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि इन सब एरियाज पर आपको थोड़ा ज्यादा प्रभाव दिखे, बट सो लॉन्ग एज इंटरटेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन आर ओके, even if headline monsoon is below average, I think we will be able to sail through. तो इसके कारण बहुत जल्दी नेगेटिव या पॉजिटिव असेसमेंट लेना एल नीनो का will be little difficult. राइट, इसे तो वॉच आउट करना होगा, ये की फैक्टर होगा। लेकिन जो दूसरे क्रूशल कॉमन्स आ सकते हैं और डिफरेंट एरियाज, नीलेश, ऑफ कोर्स अभी इस वक्त जो क्रूड की मूवमेंट है, क्रूड जिस बास्केट में जिस रेंज में ट्रेड कर रहा है, ये बेनिफिशियली है हमारे लिए। लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ऑयल अजम्पशंस RBI भी शायद अपनी ट्वीक करे जिस तरह का क्रूड का मूवमेंट चल रहा है? नीलेश, आपको क्या लगता है? क्योंकि एक बास्केट जो है, राइट, 85 टू 95 के बीच की जो बास्केट है और वो हमेशा उसी पर स्टांस रहा है, लेकिन क्या वहां से कोई एक्सपेक्टेशन हो सकती है? वॉच आउट करेंगे आप इस कमेंट को भी? क्रूड के ऊपर अनुमान लेना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। पहले हम डिमांड सप्लाई फोरकास्ट करके क्रूड के भाव डिटरमाइन करते थे, फिर उसमें जियोपॉलिटिकल रिस्क आ गया, कार्टेलाइजेशन आ गया, और उसके ऊपर हमारी खुद की जो पॉलिसीज आ गई। जब ऑयल के दाम ऊपर जाते हैं हम उसे अपवर्ड रिवाइज नहीं करते हैं, जब नीचे आते हैं तो डाउनवर्ड रिवाइज भी नहीं कर सकते हैं। अब इन तीन वेरिएबल के बीच में किसका अनुमान कितना सही निकलेगा, गलत निकलेगा, ये कहना मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से ऑब्वियसली RBI को एक क्रूड का अनुमान लगाना पड़ेगा, लेकिन मार्केट क्रूड के अनुमान को उतना महत्व नहीं देगा, बिकॉज उन्हें पता है कि क्रूड के दाम आजकल सिर्फ डिमांड सप्लाई गैप से तय नहीं होते, उसमें जियोपॉलिटिकल रिस्क, कार्टेलाइजेशन और इंडिया की अपनी पॉलिसी अनसर्टेनिटी भी होती है। बिल्कुल। ये ग्रोथ की जो अजम्पशन RBI पकड़ के चल रहा है वो बाकी लोगों से इतने मजबूत क्यों है, ये मैं जानना चाहूंगा। और इसी सिलसिले में नीलेश, पहले आपका बाजार की तरफ से बात, फिर गरिमा का टिप्पणी लूंगा मैं। इकोनॉमिस्ट की तरह क्यों इतना डिफरेंस, इतनी मजबूती, क्या डेटा उनको दिख रहा है ऐसा? आपका क्या व्यू है नीलेश? एक अगर आप देखें तो पिछले थर्ड क्वार्टर से धीरे धीरे GDP ग्रोथ के एक्चुअल नंबर मार्केट एक्सपेक्टेशन से आगे आने लगे हैं, और आज की तारीख में अगर आप देखें तो इंडियन इकोनॉमी ओएसिस इन द डेजर्ट है। इन्फ्लेशन दुनिया से कम है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो वरीसम थी वो अब कंट्रोल में आ गई है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, IIP ग्रोथ जो पहले सबड्यूड थी धीरे धीरे ऊपर आ रही है, दुनिया भर की PMI मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में नीचे जा रही है, हमारी एक्सपेंशनरी मोड पे तो है लेकिन उसमें भी हायर लेवल पे है। तो कुछ हद तक RBI का ऑप्टिमिज्म जस्टिफाइबल है, लोगों का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अब ऊपर जा रहा है, PMI ऊपर है तो लगता है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अच्छा ही रहेगा, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर निवेश कर रही है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ रहा है वैसा लगता है, कंपनीज की बैलेंस शीट काफी सुदृढ़ है, बैंक्स के NPA भी नीचे है, लिक्विडिटी भी अच्छी है, और कैपिटल एडिक्वेसी भी ऑल टाइम हाई लेवल पे है। तो वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो एक ग्रोथ के लिए जरूरी है वो इस वक्त भारत में प्रेजेंट है, और इसलिए शायद RBI फ्यूचर को थोड़ी ऑप्टिमिज्म से देख रहा है। आपका एस्टिमेट क्या है, अपना पर्सनल एस्टिमेट आपका ग्रोथ का, और आपको क्या दिखता है ऐसा डेटा में जिसकी वजह से RBI ने हायर ग्रोथ एस्टिमेट कर रखा है बाकियों से? मेरा एस्टिमेट फिलहाल 6% है, जिसको अपसाइड रिस्क है, पर्टिकुलरली जो हमने लास्ट क्वार्टर GDP प्रिंट्स देखे हैं उसको लेकर। लेकिन दो तीन चीजें RBI के एस्टिमेट में कही जा सकती है। एक तो RBI के एस्टिमेट में प्रोबेबली इज द फैक्टर कि रूरल रिकवरी फैक्टर इन है, वो भी सेकेंड हाफ में रूरल रिकवरी के चांसेस बहुत हाई हैं, बिकॉज द अर्ली साइंस येट कि रूरल बॉटम आउट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ डिमांड, ऑल्दो इट इज वेरी सिलेक्ट एंड वेरी वेरी नेसेंट एज येट।
सेकेंडली, केपिक्स स्पेंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट बहुत रोबस्ट रही है, पर्टिकुलरली सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके साथ स्टेट गवर्नमेंट्स ने इतना नहीं दिया है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पेंडिंग स्पेशली इन सर्टेन स्ट्रैटेजिक सेक्टर रिमेन्स क्वाइट रोबस्ट। उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और पिछले 2-3 सालों में पर्टिकुलरली कोविड से जो बैलेंस शीट इंप्रूवमेंट हुई है बोथ फॉर बैंक्स एज वेल एज फॉर कॉर्पोरेट्स, जिसके वजह से द एपेटाइट टू इन्वेस्ट वापस आ गई, जो नरेश सर ने जिसके बारे में जिक्र किया, वो एक थर्ड फैक्टर है। हमको डेटा से ऐसे बहुत ज्यादा ब्रॉड बेस रिकवरी का अभी तक अंदेशा नहीं रहा है, लेकिन सिलेक्ट सेक्टर्स लाइक केमिकल, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, थोड़े बहुत सेक्टर्स अराउंड EVs, अराउंड न्यू एनर्जी, वहां पर हमको प्राइवेट सेक्टर इम्पल्सेस स्ट्रेंथन होते हुए दिख रहे हैं, जिसके कारण मुझे लगता है द कॉन्फिडेंस फॉर अ हायर GDP प्रिंट फॉर RBI सस्टेन्स। शलभ भी हमारे साथ है स्पंदना स्फूर्ति से, क्योंकि ये माइक्रो फाइनेंस की कंपनी है, तो आप डाउन द लाइन जाके एक बार इनसे पता कर सकते हैं कि हाँ इस समय की सिचुएशन क्या है। शलभ, मेरा यही सवाल है, आप क्योंकि क्रेडिट ऑफटेक भी कर रहे हैं और आप एक क्योंकि NBFC भी हैं, तो मैं दोनों पॉइंट से पता करना चाहता हूँ, आपको कॉस्टिंग का प्रेशर और ऑफटेक की कोई दिक्कत तो नहीं है? ये अच्छे से डाउन द लाइन हो रहा है और रिकवरी में ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है? 3 चीजें कवर कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है, तो थोड़ा सा बिकॉज ऑफ द पास्ट हाइक्स थोड़ा सा एलिवेटेड था, बट द मार्केट इज अब्सॉर्बिंग इट, द कस्टमर्स आर अब्सॉर्बिंग इट। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, फ्रॉम अ डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू, डिमांड लास्ट 3 से 4 क्वार्टर अगर आप देखें तो स्ट्रांग रही है, बहुत स्ट्रांग रही है। हमारा जो कस्टमर सेगमेंट है वो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, सो इट इज द स्टार्ट ऑफ द इकोनॉमिक साइकिल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, सो वी पिक अप द अर्ली सिग्नल्स ऑफ विच वे द विंड इज ब्लोइंग। लास्ट 3 से 4 क्वार्टर का अगर मैं आपको होलिस्टिक व्यू दूं तो फ्रॉम अ डिमांड पर्सपेक्टिव इट्स वेरी पॉजिटिव। Income levels have gone up, large scale infrastructure spending by the government, etc. The various things that have been discussed in this show. आप अगर उसको सबको एक overall picture बनाएंगे तो the macros are looking very good and it is not a 1 quarter phenomena. Last 3-4 क्वार्टर से हम देख रहे हैं। इसी का रीजन है कि at a NBFC level, चाहे वो माइक्रो फाइनेंस हो, इवन अदर NBFCs की आप बात करें, तो वहां पे पोर्टफोलियो में सुधार बहुत अच्छी तरीके से there's been a sharp recovery and the balance sheets are looking good for all. So overall I think we see a strong delta on at least both on the demand side and on the quality side. और अगले अंदेशा है कि अगले 2-3 क्वार्टर तक ठीक रहेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, इंटरेस्ट रेट्स लगता है कि पीक आउट मैक्स आउट हो गए, एंड ऑब्वियसली वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नो, बट लेकिन अगले अगर 2 से 3 क्वार्टर तक अगर स्टेबलाइज रहा तो आई थिंक वी हैव अ वेरी स्ट्रांग स्टोरी एट अ कंट्री लेवल। राइट शलभ, डिमांड तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आज अगर बेंचमार्क रेट्स अनचेंज रहते हैं तो क्या बैंक्स पर, NBFCs पर कॉम्पिटिटिव रहने के लिए थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है अपने मार्जिन्स को कट करने का, आई मीन लोन रेट्स को कट करने का? हो सकता है, बट आई वुड से a quarter is too early. Maybe if this sustains for, and that is why there is an overhang of a monsoon, hamara customer segment will be impacted or is affected by a regular monsoon. एक quarter से 2 quarter लगेंगे to affect any change. Otherwise we will stay put is a very reasonable guess I can make. Immediately I don't think कुछ knee jerk reaction लेना चाहिए या लेंगे हम as an institution. नीलेश, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमने लास्ट 2 साल में जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखी रेट हाइक होने की वजह से, उसके बाद भी ये जो 4th क्वार्टर नंबर्स थे अर्निंग्स के वो हमारे सामने हैं। अगर नेक्स्ट 18 महीने में या 2 साल में यहाँ से कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे आती है, रेट्स नीचे आते हैं, भले ही वो गैप के बाद हो, तो उसका असर कॉर्पोरेट इंडिया की अर्निंग्स पे कैसा होगा आपके हिसाब से? अजय भाई, अगर आप देखें तो कॉर्पोरेट इंडिया डीलेवरेज कर रहा है। उन्होंने जो कैश फ्लो आया उसे निवेश की जगह पे डेट चुकाने में लगा दिया है। और अगर इंडिविजुअल इंडिया देखे, हाउस होल्ड इंडिया देखे, तो वह भी डीलेवरेज हो रहा है। पर्सनल लोन और हाउसिंग लोन और ऑटो लोन का ग्रोथ जरूर है, बट
जितनी बैलेंस शीट बढ़ रही है हाउस होल्ड की, उसके सामने वह लोग भी डीलिवरेज हो रहे हैं। सो ओवरऑल जब इंटरेस्ट रेट बढ़े तो इस डीलिवरेजिंग की वजह से कॉर्पोरेट इंडिया की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर उतना इम्पैक्ट नहीं आया जितना आना चाहिए। अब यहाँ से लगता है कि अगर ब्याज की दरें कम होती है तो लिवरेज इतना कम है कि उसका बेनिफिट ज्यादा मिले, वो मुश्किल लगता है। बट अगर यहाँ से कॉर्पोरेट इंडिया ने निवेश करना चालू कर दिया इन्वेस्टमेंट्स के लिए और लिवरेज लिया, तो ये फॉलिंग इंटरेस्ट साइकिल उनके लिए बेनिफिट में आ सकती है। इस अजय भाई अगर आप देखें तो पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर बैंक ने मिला के सबसे अच्छा मार्जिन, सबसे अच्छा प्रॉफिट दिखाया है। कुछ समय पहले निफ्टी 50 कंपनी का प्रॉफिट 50,000 करोड़ था, आज एसबीआई अकेला 50,000 करोड़ का प्रॉफिट FY23 में दिखाता है। तो ब्याज की दरों की कॉर्पोरेट इंडिया की प्रॉफिटेबिलिटी साइकिल पे उतनी इम्पैक्ट नहीं मिलेगी, ना नेगेटिव में ना पॉजिटिव में, बिकॉज लेवरेज बहुत कम है। गर्मा, एक क्वेश्चन और भी यहाँ पे उठता है कि अगर मिस्टर गवर्नर ग्रोथ और इन्फ्लेशन पे ज़्यादा फोकस करें, उनकी कमेंट्री इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा क्या रुपी डॉलर को भी कुछ नोटिस करना चाहिए इस बार में, या फिर वो एक सेफ जोन के अंदर है, कूल ऑफ जोन के अंदर है? देखिए, एक्सटर्नल सेक्टर डायनेमिक्स इंडिया के बहुत ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो गए हैं फ्रॉम थर्ड क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। जब सेकंड क्वार्टर का जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो क्लोज टू 4% था, उसके बाद से हमने शार्प इंप्रूवमेंट देखी है, बिकॉज रिजर्व्स आर बैक नाउ टू एन इंपोर्ट कवर ऑफ मोर देन 9 to 10 months। सो मेरे ख्याल से एक्सटर्नल सेक्टर रिस्क तो काफी ज्यादा रिसीड हो गई है। हम इस फाइनेंशियल ईयर का करंट अकाउंट डेफिसिट 1.7 1.8 सॉरी इस लास्ट फाइनेंशियल ईयर का करंट अकाउंट डेफिसिट 1.7 1.8 देख रहे हैं, और इस ईयर का इस फाइनेंशियल ईयर का करंट अकाउंट डेफिसिट मेरे मुताबिक 1.2 1.3% भी आ सकता है। तो मेरे ख्याल से आरबीआई ज्यादा रुपये पे वैसे बात नहीं करता, क्योंकि उनकी स्टेटेड पॉलिसी है टू इंटरवीन टू लिमिट द एक्सट्रीम वोलेटिलिटी, बट दे कैन साउंड ऑफ द पॉजिटिव डेवलपमेंट्स ऑन एक्सटर्नल साइड, क्योंकि ऑल्दो एक्सटर्नल डायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ वीकन हो रहे हैं, इंडिया की जो सर्विस रिसीट्स है, पर्टिकुलरली नॉन आईटी सर्विस रिसीट्स, उसमें खासकर ग्लोबल जीसीसीज को लेकर, बेसिकली ग्लोबल कैप्टिव सेंटर्स का जो रिसीट्स है उसको लेकर जो कंफर्ट आने लग गया है हमारे अकाउंट डेफिसिट में, वो अधिकतर से ये स्ट्रक्चरल चेंज है। तो मेरे ख्याल से रुपये पर ज्यादा बात ना करते, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो लोग कि आरबीआई गवर्नर एक्सटर्नल रिस्क्स रिसीडिंग पर ज्यादा फोकस करें, पर्टिकुलरली आल्सो फ्रॉम ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस। नीलेश, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो अर्बन डिमांड को लेकर आरबीआई गवर्नर ने बात की, उन्होंने कहा और ये पिछले कई पॉलिसी से स्टांस रह रहा है कि रॉबस्ट ग्रोथ तो है, लेकिन सीडी सेगमेंट में उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन की बात की थी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, और हम इम्पैक्ट देख रहे हैं इन स्टॉक्स पर भी। इस पर्टिकुलर सेगमेंट पर आपका व्यू क्या रहेगा? टू व्हीलर पर, ट्रैक्टर्स पर, उन्होंने रूरल कंजम्पशन पर, वहां पर तो अपने पॉजिटिव कमेंट्स दिए थे, पर स्पेशली कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट पर कॉन्ट्रैक्शन की बात पिछली बार कही थी। इस वक्त अगर हम देखें तो हमारी सारी इकोनॉमी में एक ही वीक लिंक है, और वो है अनइवन रिकवरी। इट विल बी फेयर टू से कि पोस्ट कोविड रिकवरी में रिच एंड अपर मिडिल क्लास को ज्यादा ग्रोथ का बेनिफिट मिला है, लोअर मिडिल क्लास एंड पुअर को शायद उतना बेनिफिट नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। और इस वजह से हम कॉन्ट्रडिक्टरी ट्रेंड देख रहे हैं डेटा में। एसयूवी सेल्स ऑल टाइम हाई लेवल पे है, और टू व्हीलर सेल्स अपने पीक लेवल से 50 लाख के आसपास कम है। जो हाई एंड ब्रांड है उसमें पॉजिटिव वॉल्यूम ग्रोथ दिख रहा है, जो लो एंड ब्रांड है वहां पे सबड्यूड वॉल्यूम ग्रोथ या नेगेटिव वॉल्यूम ग्रोथ दिख रहा है। अब एक टर्न अराउंड दिख रहा है कंजम्पशन साइकिल में, चाहे एफएमसीजी हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो, कंज्यूमर स्टेपल हो। अर्बन साइड पे टर्न अराउंड धीरे धीरे नेगेटिव वॉल्यूम ग्रोथ से पॉजिटिव वॉल्यूम ग्रोथ की तरफ दिख रहा है। रूरल साइड पे वो थोड़ा पीछे चल रहा है। मेरे हिसाब से लोग काफी उम्मीद से आरबीआई के अनुमान को देखेगी कंजम्पशन साइड पे,
क्या उन्हें ये ट्रेंड दिखते हैं कि अब रूरल एंड अर्बन, टॉप एंड बॉटम, ये सारे कंजम्पशन रिवाइवल हो चुके हैं और ऊपर की तरफ जा रहे हैं?